नमस्कार। इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शोभा सिंह, सहायक आचार्य इतिहास, SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से। आज का जो हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है कि 1858 के बाद में अंग्रेज़ों की नीतियाँ एवं प्रशासनिक परिवर्तन, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किया है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को अध्ययन जो करेंगे हम इसका 2 भागों में अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेना का पुनर्गठन, यानी कि जो सेना का पुनर्गठन है उसके अंदर क्या किया गया। सबसे पहले बात कि ये जो पुनर्गठन है, इस पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। जैसा कि आप सभी को पता है 10th में 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इससे अंग्रेजी राज्य की जो नींव है वो हिल गई थी। इसी के बाद में सेना के पुनर्गठन पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया गया। तो इस पुनर्गठन में क्या क्या परिवर्तन किया गया। सबसे पहले जो यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक हैं उनकी संख्या में परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन किस तरीके से किया गया आप देखिए। जो यूरोपीय सैनिक हैं वो 1857 से पूर्व तो 45,000 थे और 1857 के बाद में ये सैनिक 65,000 हो गए, यानी कि ये सैनिक बढ़ गए। इसी तरह अगर हम भारतीय सैनिकों की संख्या देखें तो 1857 से पहले भारतीय सैनिक 2,38,000 के आसपास थे और 1857 के बाद में ये जो सैनिक हैं ये 1,40,000 के आसपास हो गए। अब इसका मतलब क्या है, इसका आप देखिए ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो यूरोपीय सैनिक हैं, यूरोपीय सैनिकों की तो संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन साथ ही जो भारतीय सैनिक हैं वो भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई है। ये संख्या कम क्यों की गई है? संख्या कम इसलिए की गई है ताकि फिर बाद में कभी भारतीय सैनिक विद्रोह के बारे में ना सोच सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात, यानी कि कितने यूरोपीय सैनिक रखे जाएं और कितने भारतीय सैनिक रखे जाएं। तो बंगाल के अंदर जो भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात है वो 1:2 का रखा गया। इसी के साथ जो मद्रास और मुंबई है वहाँ पे इनका जो अनुपात है वो 1:3 का रखा गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए आप, ये एक नया पॉइंट है। भारतीय सेना में नवीन जातिवाद। जातिवाद किस तरीके का जातिवाद? हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, ये इस तरीके का जातिवाद नहीं था। ये क्या था? एक तो था लड़ाकू, दूसरा था गैर लड़ाकू। तो लड़ाकू और गैर लड़ाकू में यानी कि क्या किया गया, उसमें सेना में जब भी भर्ती की जाती थी तो इस तरीके से भर्ती की जाती थी कि कुछ एक प्रांतों की जो सैनिक होते हैं वो लड़ाकू जाति के होते हैं, कुछ एक गैर लड़ाकू जाति के होते हैं। तो लड़ाकू जातियों में मुख्यतः पंजाब, नेपाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत आदि जातियों को लड़ाकू जातियाँ माना जाता था और बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि जो जवान हैं उनको कम लड़ाकू माना जाता था। इसीलिए यानी कि ये पंजाब, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत हैं यहाँ के सैनिकों की अधिक संख्या में ये भर्ती की जाती थी, क्योंकि ये लड़ाकू जातियाँ थी और ये माना जाता था कि सेना में अगर यहाँ के सैनिकों को भर्ती किया जाएगा तो कहीं पर भी जीत निश्चित ही होगी। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना अंग्रेजी सेना जो सेना थी उसमें सम्मिलित कर दी गई। इसके अंदर और क्या क्या हुआ? यूरोपीय पैदल तथा घुड़सवार जो थे वो ब्रिटेन के पैदल और घुड़सवारों में मिला लिए गए। बंगाल, मद्रास तथा बम्बई का जो तोपखाना और शाही इंजीनियरों में मिला लिया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना के पदाधिकारी और सैनिक भारत में सेवा करना तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए भी नियमित रूप से भेजे जाने लगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सैनिकों में प्रादेशिक निष्ठा की भावना को बढ़ावा देना, ताकि ये लोग राष्ट्र भावना से प्रेरित न होकर कभी एक न हो। जैसे पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, सिख, राजपूत, मराठा तथा बलूच रेजिमेंटों का गठन किया गया। अगला है
तोपखाना सिग्नल्स जो हैं वो तोपखाना सिग्नल्स विभाग में भारतीयों की संख्या में कमी की गई। अगला जो पॉइंट है वो है रक्षा व्यय में बढ़ोतरी। एक्चुअली रक्षा व्यय में कैसे बढ़ोतरी हो गई? जो ये पुनर्गठन किया गया उसके फलस्वरूप रक्षा व्यय बहुत बढ़ गया और समस्त केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की कुल आय का 25 से 30% धन जो था वो रक्षा पे व्यय होने लग गया। इससे क्या हुआ कि अत्यधिक रक्षा व्यय के कारण भारत सरकार को ऋण लेना पड़ता था और सार्वजनिक ऋण बढ़ता चला गया और भारत की जनता के हित में नहीं बल्कि ये अंग्रेजों के ही हित में रहा। नेक्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि प्रशासनिक जो भी सारे विभाग वगैरह थे जो भी उनका विकेंद्रीयकरण किया गया। अब विकेंद्रीयकरण का जो हम अध्ययन करेंगे वो इस तरीके से किए करेंगे कि 1818 से पूर्व क्या हुआ, फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ उसमें क्या आया, देन 1861 का जो एक्ट आया उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले आप देखिए जो 1818 से पूर्व की स्थिति थी वो क्या थी। 1818 से पूर्व बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में कंपनी के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे क्योंकि बीच में स्वतंत्र राजाओं के क्षेत्र थे। इन प्रांतों का प्रशासन तथा वित्त अलग अलग थे, परंतु जब 1818 में चतुर्थ मराठा युद्ध हुआ उसके बाद में यह स्थिति बदल गई। नेक्स्ट आता है उसी टाइम 1833 का चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या परिवर्तन हो गया, इसके अंदर कंपनी के प्रदेशों, विधान परिषदों तथा वित्त का विकेंद्रीकरण हो गया। बम्बई तथा मद्रास की सरकारों के कानून बनाने के अधिकार समाप्त हो गए और वो जो भी कानून बनाने चाहते थे उसका केवल सुझाव ही गवर्नर जनरल को दे सकते थे। अगला आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस परिषद अधिनियम ने क्या करा, इस कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको एकदम उल्टा कर दिया और वैधानिक विकेंद्रीकरण ज़्यादा किया गया। इसके अंदर वैधानिक विकेंद्रीकरण में ये हुआ कि प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। बंगाल तथा बम्बई में 1862 में, उत्तर प्रदेश में 1886 में, पंजाब में 1894 में तथा पश्चिम बंगाल और आसाम में 1905 में नए जैसे जैसे प्रांतों का गठन हुआ और उनके साथ ही विधान परिषदों का भी विस्तार, नई नई विधान परिषदें भी बनती गई। नेक्स्ट आता है 1819 का भारत सरकार अधिनियम और ये जो भारत सरकार का अधिनियम था उसके द्वारा इन प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया और यहाँ पे दोहरी शासन प्रणाली जिसको डायरकी कहते हैं वो इस्टेब्लिश की गई और 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम आया वहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया। यह अब नेक्स्ट अपन ये पढ़ेंगे कि जो ये प्रांतों में भी वित्तीय विकेंद्रीकरण किया गया, वित्त से रिलेटेड जो भी विकेंद्रीकरण हुआ वो हुआ। ये जो प्रांतीय विकेंद्रीकरण की जो क्रिया है ये प्रक्रिया सबसे पहले लॉर्ड जो मेयो हैं, ये जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है ये सबसे पहले किसने शुरू की है, ये लॉर्ड मेयो ने शुरू की है और लॉर्ड लिटन तथा रिपन ने इसे आगे बढ़ाया है। जो 1857 में क्या हुआ, प्रांतीय सरकारों को आबकारी, भूमिकर, राजकीय मुद्रा तथा विधि व न्याय आदि पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया तथा इसके लिए प्रांतों से जो विभिन्न प्रकार के कर, विशेषकर आबकारी, भूमिकर, लाइसेंस फीस आदि थे वो भी उन्हें दे दिए गए। लेकिन जो ये 1882 में एक पुनः एक एक्ट आया और उसके अंदर प्रांतों को जो ये सहायता देने की पद्धति थी वो समाप्त कर दी गई और विभिन्न विभाजित मद की पद्धति लागू की गई, यानी डिवाइडेड हेड्स की पद्धति लागू की गई। इस पद्धति में क्या किया गया, आबकारी, भूमिकर, राजकीय मुद्रा, वन, पंजीकरण आदि से प्राप्त जो धन था उसको केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों में बराबर बांट दिया गया और ये जो विभाजित मदों की पद्धति थी ये 1919 के अधिनियम में ही ये बदली गई। धन्यवाद। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे।